हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। का स्वागत है। मैं हूं सुमित। नवंबर महीने का पहला कारोबारी सत्र 18,200 के इर्द गिर्द जाकर इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, 18,145 टू बी वेरी प्रिसाइज। निफ्टी बैंक आज तेजी में था, 1% के आसपास की तेजी वहां पर देखने को मिली। बैंक्स में तेजी थी, फाइनेंशियल्स में तेजी थी, फार्मा में आज जबरदस्त खरीदारी थी। इसमें डिवी स्लैब जैसा स्टॉक आज 5-5.5% ऊपर था। अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही थी। पूरा शुगर स्पेस तेजी में था, टेक्सटाइल, केमिकल जहां पर खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा वोलेटाइल सेशन जरूर था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फिर भी 0.5% से ज्यादा की तेजी दिखा था। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी लोअर लेवल से 14-15% के आसपास की रिकवरी दिखाई चुका है लास्ट जब बात हुई तब से लेकर अब तक। और फार्मा में बढ़िया तेजी आज के सत्र में एटलीस्ट देखने को मिल रही है। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बन रही थी। रिजल्ट्स का इंपैक्ट था यूपीएल में, नंबर्स के बाद थोड़ा सा मोरलेस फ्लैट रहा। सन फार्मा वोलेटाइल रहा, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई, अच्छे नंबर है सन फार्मा के। इसके अलावा नए ऑल टाइम हाइस पर एशिया इनफैक्ट पहुंच रहा है वापस, नए हाइस पर, ईयर हाइस पर, ऑल टाइम हाइस नहीं। उसके अलावा नायका नंबर्स के बाद 4% के आसपास चला। ऐसे करके अलग अलग स्टॉक्स जिन पे नंबर बायबैक आया, बलरामपुर चीनी में पूरा शुगर आज बज़ कर रहा था। उसके अलावा अदानी पोर्ट के नंबर्स अवेटेड हैं, लेकिन बाकी अदानी समूह की कंपनियां, एंटरप्राइजेज, अदानी विल्मर, सब में जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं और बातचीत कर लेता हूं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है जीएमआर व्यू। जीएमआर संतोष सर, जीएमआर क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ? जीएमआर ने रिसेंटली 2 कारोबार को अलग अलग किया था। इनका एक पावर बिजनेस को अलग किया था और एयरपोर्ट बिजनेस को अलग किया है। एक ही कंसर्न है दोनों ही बिजनेस को लेकर कि यहाँ डेट बहुत ज़्यादा और इक्विटी साइज बहुत बड़ा है। भाव देख के आपको लग रहा होगा छोटा है, वो बीच में बज़ भी बना था, लेकिन वो बज़ इसलिए बना था कि उसका वो कारोबार डीमर्ज होने वाला था, उससे पहले तेजी आई थी। लेकिन अदरवाइज में 2 ही बड़े कंसर्न है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका डेट बहुत ही बड़ा है। जीएमआर जीवी के 2 ग्रुप हमेशा से हायर डेट की साइड पर गिने जाते हैं। पहले तो प्लेज भी होता था, पता नहीं प्लेज अब तो नहीं है शायद, लेकिन डेट हाई है 1, और दूसरा इक्विटी बेस बहुत बड़ा है। एफ&ओ का स्टॉक अलग है। सो आपको तेज़ी मिले, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप बेटर है कि तेज़ी मिले, पैसा बने, लॉस कम हो, निकल जाए। और अगर मीडियम टर्म के लिए तो भी यही सेम रहा है। आप मतलब बेटरमेंट यही है कि आप कोई भी मोमेंटम बेस इनमें काम करिए। कुछ कुछ पैसे के मोमेंटम पे खेलने वाले स्टॉक हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक के हिसाब से मत सोचिएगा इन पर। इन्फ्रा में वैसे भी किसी ने पैसा अब तक बनाया नहीं सिवाय एल&टी के। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट आईपीओ अलॉटेड है, क्या करें? राज सर, ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा होगा, अच्छी लिस्टिंग हुई थी, 80% प्रीमियम तो ऑलरेडी 2-3 दिन में ही शेयर में आ गया था। प्रीमियम मिल गया तो निकल जाइए, आधा निकल जाइए एटलीस्ट, ताकि कुछ कैश तो आप अपने पास ले ही आए। और रही बात बची हुई पूंजी की, तो उसको आप लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक ठाक कंपनी है, साउथ बेस्ड है, मेजरली नॉर्थ में भी इनके एक्सपेंशन हो रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद में भी इन्होंने अपने स्टोर्स खोले हैं। और ये कंपनी पहले काम करती थी कोको मॉडल पे, यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। फिर अभी धीरे धीरे कोफो मॉडल पे आ गए, कंपनी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पे, जिससे इनका रेंट कॉस्ट कम हो गया है। लेकिन फिर भी अभी नया नया मामला है, तो अभी तो अच्छा ही दिखता है। धीरे धीरे जब कंपनी के नंबर्स आने शुरू होंगे तब क्लैरिटी आएगी। सो आपको जो पैसा मिल रहा है एटलीस्ट लेकर निकल जाए, कैश पे बैठें, थोड़ा सा अच्छी कंपनियों में, वो कंपनियों में जाएं। ये कंपनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन उन कंपनियों में जाएं जो ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ कर चुकी हैं विद टाइम। ये हाल फिलहाल में भी लॉक इन खुलेंगे, बिकवालियाँ आएंगी, प्रेशर आएगा ऊपर से, तब ले लीजिएगा दोबारा अगर आपको एंटर करने मन करे तो थोड़ा पैसा तो लेके निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। ओके, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक बाइंग प्राइस 851 पर 30 क्वांटिटी है, अभी कब चलेगा? अल्पेश सर, इस पर मतलब मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हुई है कई बारी। ये कंपनी बसेस के बिजनेस में है। पहले ये कंपनी का जो मालिकाना हक था वो बदल गया है। मेगा इंजीनियरिंग साउथ की कंपनी है, उन्होंने इसको ख़रीदा है। और मेजरली ईवीज़ पे इनका फोकस है। और ये कंपनी ईवी में बसेस तो बना ही रही है, प्लस हेवी कमर्शियल व्हीकल्स पे भी कामकाज कर रही है। जो अब तक इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया, वो कभी भी आ सकता है। अगर वो आ गया तो गेम चेंजर होगा इनके लिए। लेकिन अदरवाइज स्लो मूविंग स्टॉक है। और नंबर्स पिछले क्वार्टर के ठीक थे, ये क्वार्टर के नंबर ने अभी तो देखे नहीं इनके, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर ओके थे।
अच्छी ऑर्डर बुक है, मेगा इंजीनियरिंग की स्ट्रॉन्ग बैकअप है इनके पीछे, सरकारी ऑर्डर मिलते रहते हैं इनको, दिल्ली के भी ऑर्डर अभी हाल में मिले थे। सो ऑन एंड ऑल आप बने रह सकते हैं मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट, लेकिन शेयर कब चले गए थोड़ा डाइसी है, क्योंकि बहुत समय से एक रेंज के अंदर ही काम काज कर रहा था। अगर वो रेंज टूटती है तो फिर उसके बाद इसमें मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुबेक्स आज तो अच्छी तेजी थी कुमार साहब, 32-33 रुपये पर सुबह मैंने देखा था, 8-10% ऊपर था। 5G स्टोरी प्ले आउट की बातचीत दोबारा उड़ गई बाजार में। तो ये लेकिन वैसे बहुत लोगों को इसने परेशान किया, 72-74 रुपये का शेयर टूट के ये 15-17 रुपये तक दिखा चुका है। उसके बाद वहाँ से डबल हो चुका है। वो बीच में एक बार रिलायंस के टाइप की खबर के बीच में ये चला गया था 48 रुपये तक, लेकिन रिलायंस के पार्टनर भी हैं 5G में, तो बहुत कुछ खोने के लिए तो एटलीस्ट अब नहीं दिखता, इतना ऑलरेडी टूट चुका है। लेकिन कैच ये कि उन ट्रेडर्स या उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एपेटाइट थोड़ा रिस्की ज़्यादा है, अगर आपका रिस्की एपेटाइट है तो आप बने रहिए, अगर आपका रिस्की एपेटाइट नहीं है तो आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये उनके लिए है जिनके रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है, उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। स्टोरीज़ हैं, मोमेंटम मिल जाए, 4-5 रुपये मिल जाए, 7-8 रुपये मिल जाए, 10 रुपये मिल जाए, निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये मल्टी बैगर बन के बड़ा रिटर्न देगा। इस तरह की स्टोरी HFCL के साथ ही पहले प्ले हो चुकी है। सो लाइक वाइज आपको यहाँ पे अपनी रणनीति बनानी होगी। इसका ये हिस्सा मत देखिए नीचे से कितना चला, ये भी हिस्सा देखिए ऊपर से कितना टूटा है। बहुत पैसा इसने बर्बाद किया लोगों का, तो उस पार्ट को भी ध्यान रखिएगा। अदानी विल्मर IPO अलॉट के 10 ईयर्स का व्यू है, क्या करें सर? आपके पास ऑलरेडी 200 रुपये का शेयर 700-750 रुपये चल ही रहा है, अब खोने के लिए कुछ है नहीं, पड़े रहने दीजिए, कुछ मत करिए इनमें। बहुत अगर आपको लग रहा है आपके पास मान लीजिए 12 शेयर 10 शेयर हैं या 20 शेयर हैं, तो 2 शेयर 4 शेयर बेच दीजिए, यानी 10% पैसा निकाल दीजिए। उसके बाद आपका बहुत हद तक कैपिटल निकल ही आएगा बाहर, और आपको लगता है कि नहीं इतना रिस्क आप ले सकते हैं तो पड़े रहने दीजिए। कोई ऐसा स्टॉक में लेकर अभी कोई इशू नहीं है कि नंबर तो ठीक है ही, एक्सपैंड कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप का टेलविंड भी है, तो बने रहने में कोई बुराई नहीं। और आपकी कॉस्ट से ऑलरेडी 3 गुना ऊपर 4 गुना ऊपर है, तो अभी तो आप या तो बहुत रिस्की लग रहा है तो आप थोड़ा पैसा निकाल लीजिए, लेकिन अदरवाइज में कोई ऐसा रिस्क दिख नहीं रहा है। ओके, PNB नहीं, PNB हाउसिंग का बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा 3000 शेयर आज खरीदे हैं शॉर्ट टर्म। राजीव सर, पहली चीज़ तो मैं शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रैक नहीं करता था, उसके लिए माफ़ी। दूसरी चीज़, आपने खरीदे तब है जब ये शेयर ऑलरेडी अपने हाई सो काट रहा है। तीसरी चीज़, आपने मोमेंटम को कैप्चर किया है तो मोमेंटम का वेट कर लीजिए। बैंक्स फाइनेंशियल की तेज़ी है उसमें आप निकल जाइए, लेकिन बड़ी तेज़ी के बाद आप घुसे हैं तो ज़रा कंजर्वेटिव रहिएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए मैं ट्रैक नहीं करता, उसके लिए माफ़ी। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्री एक्यूमुलेट करने का राइट टाइम है? सिंह सर, बेसिकली टायर वैसे तो मोमेंटम में चलने वाले स्टॉक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो साइक्लिकल चले, लेकिन अगर आप हमारा सीजनल चले, सॉरी सिक्योलर चले, लेकिन अगर आपके पास बालकृष्ण आप लेना चाह रहे हैं तो ये कंपनी में ख़राबी नहीं है, हायर लेवल से थोड़ा टूटा भी है, आप ऐड भी कर सकते हैं। मतलब अमंग टायर C8, बालकृष्ण, गुडियर, 3 को तो आप आराम से देख सकते हैं। MRF महंगा है, JK इक्विटी बड़ी है, पुराना भी है, इसलिए ये 3 नाम बोले मैंने। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे सबसे बड़ी कंपनी ऑब्वियसली MRF है, एक्सपोर्टर सबसे बड़ा बालकृष्ण है। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं कॉन्ट्रा प्ले करने के लिए US की डिमांड को, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा कंपनी में ख़राबी नहीं है, थोड़ा समय ज़रूर ले सकती है, लेकिन हाँ कंपनी आप देख सकते हैं। डिविडेंड प्ले करना चाहते हैं तो गुडियर रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड प्ले करना चाहते हैं तो C8 रहेगा। इन 3 में से आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। ओके, FCL, विष्णु केमिकल, मेघमानी विनाइल केमिकल, व्यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अरेंज फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। पटेल सर, एक भी नहीं फिट करूंगा मैं तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप सोच रहे हैं तो। FCL तो आप शायद फर्स्ट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, FSL की बात कर रहे हैं, FCL की एनीवेज। लेकिन विष्णु, मेघमानी, विनाइल, ये तीनों स्मॉल कैप केमिकल स्पेस की कंपनीज हैं। आप जाना चाहते हो तो पहले लार्ज कैप तो ढूंढ लीजिए, उनको पहले ऊपर रखकर फिर आप एंटर करिएगा। ध्यान रखिए केमिकल में मोमेंटम होता है, केमिकल, टेक्सटाइल, शुगर, ये सब मोमेंटम बेस्ड स्टॉक सेक्टर्स होते हैं। सिक्योलर तेज़ी के लिए नहीं बने होते हैं। सिक्योलर के लिए आपको FMCG मिलेगा, आपको लिकर मिलेगा, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, फार्मा मिलेगा, बैंक्स मिलेंगे, जो एक तरफा ही चलते रहेंगे या एक तरफा ऊपर नीचे चलेंगे। इनके सीजनल नहीं होते, इनके इम्पैक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन इसके तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान संभल के कॉल लीजिएगा। लेकिन इसमें अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो विनाइल
को पहले रख सकते हैं या विष्णु को पहले रख सकते हैं। विष्णु का नंबर बहुत ख़राब है इसलिए टूटा लोअर सर्किट लगा हुआ था। विनायल ठीक लग रहा है पहला, मेघमानी भी, मतलब ये चलते ही बहुत स्लो है और सबके अपने अपने इंडिविजुअल कंसर्न है, तो आप बेटर नाम ढूंढ लीजिए, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। ओके, टिमकेन एंड फाइन ऑर्गेनिक्स, व्हाट टू डू फॉर लॉन्ग टर्म। टिमकेन इज़ बेटर फाइन के कंपैरिजन में। फाइन को थोड़ा और फाइन समझने दीजिए अभी, क्योंकि बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, टिमकेन ही पुरानी हिस्ट्री है तो अपने आप को प्रूव कर चुका है। फाइन के लिए भी थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी ख़राब है, लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए, ज़्यादा अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी विद टाइम। जैसे ग्लैंड का हाल आपने देख ही लिया, तो ऐसे करके क्लैरिटी मिलती रहेगी तो स्टॉक नीचे ऊपर रहते ही हैं। अब नंबर्स के दम पर, किसी न्यूज़ फ्लो के दम पर तो नीचे मिल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ दोनों में से टिमकेन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके, भारतीय एयरटेल रिजल्ट कैसे हैं? 20% CAGR से ग्रो हो सकता है? सुमित सर, भारतीय एयरटेल के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लास्ट जो कल नंबर आए थे बहुत अच्छे नंबर थे। ब्रोकर हाउसेस का अपग्रेड भी है, 900 950 रुपये टारगेट भी आ रहे हैं। ओल्ड स्कूल जो स्टॉक्स आपने अगर उसका भी सुना हो तो वो सारे अब ड्राइव सीट पर आए हैं। मिसाल तौर पर सन फार्मा आज नया हाई बना रहा है, भारतीय एयरटेल भी, ITC भी, ये सब वो ओल्ड स्कूल स्टॉक्स हैं जो इतने समय से नहीं चले और अब इन्होंने रफ्तार पकड़ी है। भारतीय एयरटेल 17 से 18% की CAGR से पिछले 12-15 साल से ग्रो कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ही था, 20 से नीचे ही था। तो वो ग्रोथ अभी भी आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी भारतीय एयरटेल लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है इंडेक्स का। ये भारतीय टेलीकॉम पहले लिस्टेड होता था, फिर वो डीलिस्ट हुआ और भारतीय एयरटेल लिस्ट हुआ, उसके बाद से ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये भारतीय एयरटेल की डिस्पाइट जिस तरह की ग्रोथ है, जिस तरह की कंपनी है, स्टॉक की तरफ से परफॉर्मेंस उतनी आई नहीं है। हैविंग सेड दैट, आपने चुनाव सही कंपनी का किया और आप बने भी रह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। टेलीकॉम के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज में आप है, निफ्टी का स्टॉक है। लेकिन कहाँ तक जाएगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। नंबर्स जिस तरह के हैं, 1000 भी पार कर जाए कोई हैरानगी नहीं होगी, तो आप एटलीस्ट बने रहें, वो अच्छी चीज़ है आपके लिए। आपने CG पावर को 9 रुपये रिकमेंड कर रहे हैं जो आज 250 के आसपास है, ऐसा कोई और स्टॉक बता दीजिए वेयर वी कैन मेक गुड मनी। संजय सर, ये बात सही है, CG पावर मैंने 9 रुपये से ही बताना शुरू किया था और आज भी मैं उस पर बाय बोलता हूँ, क्योंकि उस कंपनी के साथ बहुत सारे बदलाव हुए थे। 9 रुपये पे जब मैंने पहली बार उसको देखा था तब यही वजह थी कि भारतीय एयरटेल के सुनील भारती मित्तल साहब ने इसमें 8% स्टेक लिया था, और तब मैंने पढ़ा कि इसकी टर्न अराउंड स्टोरी बननी शुरू हुई है और मुरुगप्पा ग्रुप्स में आ रहा है। मुरुगप्पा ग्रुप मतलब द बेस्ट, तो आप इसीलिए मैंने उसमें उस समय पर बाय बोला। कभी कन्विक्शन को मैंने हटाया नहीं आज तक, क्योंकि उसमें आज भी मुरुगप्पा ग्रुप है, तो आप उसमें तो बने रहिए अगर आपके पास है तो। नहीं है तो किसी फॉल में भी ले लीजिए। इवन ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोरोमंडल जैसी कंपनी है, EID जैसी कंपनी, किसी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी में आराम से बने रह सकते हैं, कोई खास रिस्क वहाँ नहीं है। 1 अब आती है दूसरा कोई ऐसा स्टॉक। सर, ये स्टोरीज एक काल में या 10 साल में एक आध बार मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टोरीज बनती नहीं है। 560 रुपये पे यूनाइटेड स्पिरिट सेम स्टोरी था, 2900 रुपये पे TCS भी यही सेम स्टोरी है, 1360 रुपये पे इन्फोसिस भी वही स्टोरी था। तो लाइक वाइज 880 पे टाटा कम्युनिकेशन ये स्टोरी है, 2400 रुपये पे JK सीमेंट ये स्टोरी है। तो आप स्टोरीज को मत तलाशिए, आप अच्छे शेयरों को तलाश लीजिए, उनके दाम ऐसे मिल जाएं आपको जो स्टोरी बन रहे हो, वहाँ पे आप एंटर कर जाइए, सबसे अच्छी बात है। तो आज भी मैं ये जो 6 नाम मैंने भी लिए हैं, उनमें आप कभी भी आपको नीचे के दाम मिलते हैं ना, आप उनको आराम से ऐड करिए। उनकी स्टोरीज हमेशा ही बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर अच्छी हैं जिसको ईजिली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसलिए आप उनको देख सकते हैं। और रही बात और कोई मिड कैप की, तो जैसे ही मुझे पता चले फिर आपसे बात शेयर करूँगा। नायका अवॉइड सर अभी भी, मलिक सर, क्योंकि अभी मैनेजमेंट से मेरा इंटरेक्शन ही था, अगर यहाँ ना आता तो वही कर रहा होता। उसमें नंबर्स तो अच्छे हैं, 40 बेसिस पॉइंट के शायद मार्जिन है कंपनी, 0.5% के थिन मार्जिन पे, वेफर थिन मार्जिन पे काम काज कर रही हैं। क्वेश्चन तो मैं लिख कर आया था, वो आशीष भी बात करेंगे उनसे, लेकिन उन क्वेश्चंस में मैंने एक सवाल उनसे 2 सवाल यही पूछे थे कि पहला, 40 करोड़ की इक्विटी थी, बोनस देकर 250 करोड़ की इक्विटी क्यों करी गई, जबकि इतनी ज़रूरत थी नहीं बोनस की, अभी अभी IPO आया, तो आप पहले इक्विटी नहीं निकाल पाए थे या अब इक्विटी नहीं निकाल पाए। दूसरा कि इस तरह के थिन मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है, गोइंग फॉरवर्ड कैसे मैनेज करेगी। तीसरा, पोस्टपोन क्यों किया बोनस की डेट को जब ज़रूरत नहीं थी, तो क्या आपको 35 करोड़ नए लॉक इन शेयर्स आने का डर था 10 तारीख को जो आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपने उसको 11 तारीख पोस्टपोन कर दिया, और अगर 35 करोड़ शेयर आ रहे हैं तो क्या आप अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं।
ये कुछ सवाल पूछने थे उनसे और पूछने के लिए रख कर भी आया हूँ। तो आप कल 11 बजे सुन लीजिएगा, उनके मैनेजमेंट का इंटरेक्शन होगा, उस पर जवाब भी दे देंगे आपको। लेकिन फिर भी जब तक मार्जिन आधा बेसिस पॉइंट के आसपास के 0.5% के मार्जिन है और प्रॉफिट 4 करोड़ का और इक्विटी 250 करोड़ की है, तब तक तो इसमें मतलब ही नहीं बनता। जब तक ये कहीं मार्जिन 10% से ऊपर ना आए, प्रॉफिट बड़ा ना हो और इक्विटी छोटी ना हो, तब तक तो रेलेवेंस ही नहीं है इस चीज़ की। तो अभी तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता इसको देखने में। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस बेटर है शंकर सर, और बंधन बैंक मोमेंटम में है, तो दोनों का आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। IEX के केस में दास साहब सेम बात कि इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा कर लिया इन्होंने डाइल्यूशन कर करके, और साथ साथ बिजनेस भी कमज़ोर हुआ है, यानी कि रेवेन्यूज़ भी टूटे हैं प्लस इक्विटी साइज़ भी बड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट स्टॉक में है, ऑलरेडी साल के लोस पे पहुंच गया है। तो अब ये थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा, मे बी एक्यूमुलेट करेगा, तो एक रेंज के अंदर रहेगा। वो रेंज जिस दिन फटी ऊपर की तरफ, तब ये शेयर चलेगा, लेकिन तब तक के लिए से रेंज में ही काम कर रहा है, जो कर भी रहा है। ऊपर से टूटा है, अब रेंज में काम कर रहा है, तो थोड़ा समय दे दीजिए अगर आप दे सकते हैं तो। कॉस्ट से नीचे है तो आप बने रहेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा बेचेंगे नहीं। लेकिन अगर आप नया एंटर करना चाह रहे हैं तो अभी वेट कर लीजिए, जहाँ ऊपर चलने के साइन दिखने शुरू हो वहाँ एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। अभी IT बहुत अच्छा लेवल पर है, आप वहाँ पे ऐड करिए पोजीशन। ओके, NMDC में क्या हुआ तेजस सर? इसमें एक स्टील बिजनेस था इनका, वो अलग हुआ है, तो वो स्टील बिजनेस का अलग होकर 101 आपको मिलेगा, यानी कि एक शेयर के बदले में एक शेयर दोनों का है, आयरन और स्टील बिजनेस का। तो वो डीमर्जर के बाद एक्स डीमर्जर ट्रेड कर रहा है, 28 तारीख को शायद इसकी डेट थी डीमर्जर के बाद एक्स ट्रेड करने की, इसलिए उतना नीचे दिख रहा है। तो आप घबराया नहीं, अपने शेयर को चेक करते रहें, आपको और शेयर्स मिलेंगे इसके 1:1 वाले। ओके, NMDC में हो गई बात। LIC अवॉइड तिवारी सर, मतलब बोनस की और बड़े डिविडेंड की उम्मीदें हैं। सो पहले नंबर आन दीजिए, मतलब बोनस में रिलायंस पावर ऐसा केस था जो IPO के जस्ट बाद बोनस आया था और अब की कंपनियां हो रही हैं। कोल इंडिया तक में अब तक बोनस नहीं आया, बस डिविडेंड ज़्यादा आता है। सो लेट्स सी, एक बार ये आने दीजिए। नंबर सपोर्टिव नहीं तो अवॉइड। इक्विटी बड़ी है, 677 करोड़ शेयरों की इक्विटी है, सो एज ऑफ नाउ तो अवॉइड ही करिए। नीचे मिल जाए तो बात अलग है, एंड वेट एंड वॉच इज़ द बेटर ऑप्शन। ओके, एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ। LG बालाकृष्णन में बने रह सकते हैं आप, बढ़िया कमेंट्री है इनकी। और राहुल सर, कजारिया भी कंपनी ठीक है, दोनों ही कंपनियाँ बेटर हैं 5 साल के हिसाब से, बट थिन वॉल्यूम है दोनों में ही। आमतौर पे वॉल्यूम कम होता है कजारिया के केस में भी, और LG में तो होता ही है। तो इस लिहाज से आपको ट्रेड थोड़ा कंजर्वेटिव हो करना पड़ेगा कि स्प्रेड काफ़ी मिलेगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कंपनियाँ दोनों ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर ट्रेड करिएगा। ओके, और SBI केस में एटलीस्ट बने रहिए अनिल सर, क्योंकि नंबर्स तो ठीक थे इनके लास्ट क्वार्टर के, तो इस बार के मैंने देखे नहीं अभी तक। और दूसरा, PSU परफॉर्म भी कर रहा है, PNB, BOB सभी तेज़ी में, केनरा, तो बेटर है कि अभी तो आप बने रहे। और अगर आप रहना भी चाहते हैं तो बेस्ट PSU बैंक्स में आपको SBI ही दिखाई पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कॉल लेनी होगी। चलिए, फिलहाल इतने सवालों को शामिल करेंगे। माफ़ी बहुत सारे लोगों से इनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।